ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट किया और था बेसिकली। सेक्शन नंबर 2 में हम लोग एचआरएम को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एचआरएम के हवाले से मैंने कुछ बातें पहले आप लोगों से की थी, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मैं पढ़ाना है बोले उसको। ओके जी। अब सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि एचआरएम के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। जी। जी। सर जी, पहले पहले रिक्रूटमेंट होती है। अच्छा। नहीं, पहले शायद इंटरव्यू होता है, फिर रिक्रूटमेंट होती है। ऐसे ही है ना सर जी? हाँ ठीक है। आगे उसके फिर बाद। क्या कहते हैं, हायरिंग के बाद होती है ट्रेनिंग। ठीक है। उसमें रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, उसके फिर अपने कहा कि ट्रेनिंग होती है। ये सर। ओके फिर। फिर उसके बाद में सर जी याद। जी। माज भाई। ट्रेनिंग के बाद। पढ़ाओ पढ़ाओ सर जी, कोई पता नहीं। ओके, तुम लोगों के हालात बहुत बुरे हैं और पेपर सर पे हैं, इसके हालात काफी टाइट हैं सबके। हाँ जी हैनान भाई, आप बताएं। सर मोटिवेशन चॉइस की उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना काम करने के लिए। ठीक है जी, उसने कहा जी मोटिवेशन देना इज आल्सो फंक्शन ऑफ एचआरएम। मोटिवेशन को के लिए वर्ड जो यूज करता है हमारे पास, वो वर्ड क्या है? कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद। ये ये बेनिफिट्स में वो बोनस वगैरह आता है। जी। हाँ भाई मोहम्मद, कैसे हो? ठीक ठीक है। हो? जी सर, लग चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ एचआरएम के फंक्शन क्या क्या होते हैं? अभी 3 फंक्शन बस बताए गए हैं। फंक्शंस कुछ याद हैं कि नहीं याद? सर जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, पर्सन स्पेसिफिकेशन आता है इसमें। वो असल में इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर मैं बात हाँ। करता हूँ कि जो बेसिक फंक्शन है एचआरएम के, तो उसमें आपने ये बताना है कि सर बेसिकली एचआरएम करता क्या है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। उसके अलावा सर ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। सर ये वर्कफोर्स प्लान करता है। सर ये ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉय में आता है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल्स करता है, ठीक है। सर ये स्टाफ की वेलफेयर और मोरल का ख्याल रखता है। वेलफेयर, मोरल और डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी का ख्याल रखता है। अच्छा जी, ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जिसके एचआरएम ख्याल रखती है। स्टाफ की वेलफेयर की, देन मोरल का, देन डाइवर्सिटी का एंड इक्वलिटी का। ये बेसिक फंक्शन थे किसके? एचआरएम के। ठीक है जी। इसका मतलब ये अगर एचआरएम नहीं होगा तो हमें राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट जॉब प्लेस अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। एचआरएम का बेसिक जो होते हैं एम्स होते हैं, इनके एम्स क्या होते हैं कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना, ठीक है। एम्प्लॉय लॉयल्टी गेन करना, ठीक है। और एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म कम करना, ठीक है। इनको कंट्रोल करना है। ये क्या है? इनके बेसिक एम्स होते हैं, जो ये 4 ये होते हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस क्या होते हैं। जी जनाब। अब शुरू करते हैं फिर से वही बात। जी। टर्न बाय टर्न। हनान, व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? मैं सब पे बारी बारी तवज्जो डालूंगा कि तुम लोगों का नहीं याद है।
रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या सर होता एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको एम्प्लॉय करना, है? सिलेक्शन उनकी ठीक है सिलेक्शन जनाब। होती है जब आप उसके बाद मैं तो एक सेकेंड, सीवी के बाद आप उसको सिलेक्ट करते हैं जब आप कुछ एम्प्लॉयज को आप एग्री, choose कर एग्री, लेते हैं। एग्री। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हायरिंग of people on the job. Hiring of people on the job is known as recruitment. It may be internal as well as external. इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है? व्हेन अ बिजनेस प्रमोट any employee from the inside. When business hire a person outside the business organization is known as external. जब internally अपने बिजनेस में किसी बंदे को प्रमोट कर दिया जाए बच्चे, वो इंटरनल होती है। और एक्सटर्नल क्या होती है? जब बाहर से बंदे को आप जॉब पे रख लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो जब हम ये काम कर रहे होते हैं ना, तो इसके दौरान हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं जॉब एनालिसिस। क्या कहते हैं? जॉब एनालिसिस। ठीक है। ये मतलब कहता है विच जॉब इज वेकेंट। ठीक है। जॉब कौन सी वेकेंट है? मस्ट राइट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जी मोहम्मद, ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जी मोहम्मद भाई, आइडिया है कि नहीं आइडिया? जी मोहम्मद भाई आप बताएं। क्या सर? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा? जॉब हाँ। जॉब के बारे में बताना कि ये जॉब है उसकी, फिर वो करना, वो जर्नल में जो देते हैं कि ये वेकेंट है वगैरह, उसके बारे बेसिकली। में बताना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, ये काम है इस जॉब का। पर्सनल स्पेसिफिकेशन ये कि उस बंदे के उसने कितना पढ़ा हुआ है, क्या उसका रिकॉर्ड है पिछला। ठीक है। हम कहते हैं बेसिकली इट वही कंसिस्ट अबाउट द ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग अ जॉब। वो क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन क्या होता है? ये क्या बताता है आपको? ये बेसिकली बताता है व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एट द जॉब। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों ने जॉब ऐड देनी होती है। ठीक है। अगर हम जॉब ऐड को देखें तो जॉब ऐड कैसी कैसी होती है? अच्छा जी, अब जरा एक छोटी सी मैं एक आपको दिखाता हूँ। वो आपने बतानी है ये जॉब क्या है। लें जी, ये आपकी स्क्रीन पे एक शो हो रही है, सिंपल सी वैकेंसी है। ये बताना ये क्या है। इन्होंने एक बताया है, एक टेम्पलेट बना के दिखाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जी हसन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टेम्पलेट पे? वो है हायरिंग जॉब वैकेंसी ओपनिंग पोजीशन फाइनेंस मैनेजर, जूनियर ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, वेब डेवलपर सेल सही हो एग्जीक्यूटिव। गया। आगे लिखता है प्लीज सेंड योर सीवी टू एचआर और कॉल अस। यहाँ पे उसने से आपको जॉब नेम बताए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। नहीं तो ठीक है। मैं आपको पाकिस्तान में जो जॉब ऐड आती हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है। और आपने ये देखना, ये लीजिए आपके सामने, मुझे बताना ये क्या है। जी जनाब। कोई एक बंदा इसको पढ़ सकता है? इसको जूम करो थोड़ा सा।
जी जनाब, क्या लिखा उसने? टीचिंग फैकल्टी रिक्वायर्ड, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल हवाली लखा कैंपस डिस्ट्रिक्ट काड़ा। हार्ड वर्किंग डिवोटेड कंपिटेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग वेकेंट पोस्ट। ठीक है जी। अब उन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर जेडी क्या है, कि जॉब डिस्क्रिप्शन कौन सी है और जॉब स्पेसिफिकेशन कौन सी है इस पूरी ऐड के अंदर? इस पूरी ऐड के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है और पर्सनल स्पेसिफिकेशन क्या है? मुझे ज़्यादा बताना फटाफट, जरा देख के बताना। सर स्पेसिफिकेशन तो उनकी क्वालिफिकेशन है या फिर वो जिस जिस सब्जेक्ट के लिए हायर कर रहे हैं। बताओ। इस एड के अंदर जो टीचर का नाम है कि हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, और सब्जेक्ट टीचर, यही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकेडमिक स्टेटस एमएससी वगैरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। और आगे उसने बड़ी प्यारी बात बोली, कहता है जी ना, बेनिफिट ऑफ द पब्लिक स्कूल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, मेडिकल, हाउस रेंट शेल बी एडमिसेबल। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू। अब ये क्या होगा? क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू क्या चीज होती है जी मुआज भाई, क्या होता है? क्या सर? ये जो लिखा हुआ है क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू, व्हाट आर दे? ये क्या होते हैं? अ, ये वो रिक्रूटमेंट में आ जाते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट शुरू होगी ना, मैंने जॉब ऐड दे दी है, जॉब ऐड के अंदर मैंने बता दिया है कि उनको टीचर चाहिए, टीचर का नाम ही बता रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। आगे उसने आपको खुद एकेडमिक स्टेटस की बात बता दी है। चले हम इस ऐड को छोड़ते हैं, हम कोई और ऐड देख लेते हैं, शायद आपको वहां समझ लग जाए। ले लें जी, एक और ऐड है। ठीक है जी। या वो कह रहा है, या मुझे आपने ये ऐड भी बतानी है, शायद मुझे अभी इस ऐड के बारे में कुछ बता सकें, क्योंकि आप लोग बता कुछ नहीं, इससे समझ नहीं लगनी है आपको कुछ भी। जब तक आप ऐड को पढ़ के मुझे बताएंगे नहीं, आपको किस तरह को समझ लगे इसमें जेडी क्या है इसमें। ये देखो ना, यहाँ उसने एक बात बताई हुई है इस ऐड के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है ऐड? जी जनाब, ये कोई ऐड पढ़ सकता है, ये ऐड क्या लिखी हुई है? ये पोजीशन वेकेंट। हाँ जी, पोजीशन टाइटल, हाँ जी। इसके अंदर उसने क्या होता है, एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फॉर द पाकिस्तान नेशनल टू फिल द फॉलोइंग पोजीशंस ऑन मेरिट अंडर द प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जॉब है, यानी कि यहाँ पर एक फुल टाइम नहीं, इनको पार्ट टाइम वर्कर चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर चाहिए। उस पर उन्होंने बता दिया है कि सैलरी अच्छी मिलेगी। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन क्या है? जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है, ये क्या होता है? ये स्पेसिफिकेशन में आता है। जज़ाकल्लाह, यही बताना चाह रहा था कि जॉब ऐड के अंदर वो दोनों चीजें मिक्स करके बताते हैं कि जनाब आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। अब मैंने ये सही हो जॉब गया। ऐड दे दी न्यूज़पेपर में, अभी जॉब ऐड में कहाँ कहाँ प्लेस करूंगा? अब मैं जॉब ऐड लगानी कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, पहले मुझे ये बताएं। ये सर आप सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, जर्नल्स में लगा सकते हैं, ठीक है न्यूज़पेपर्स जी। में। इसने कहा जी न्यूज़पेपर पे, अभी जो मैंने आपको कटिंग दिखाई वो न्यूज़पेपर की थी, मैगजीन में भी आती है, सोशल हाँ मीडिया जी। पे भी आती है। ठीक हो गया। इसके अलावा वेबसाइट पे भी जा सकती है। ठीक हो गया। आप इसके बैनर्स भी लगवा सकते हैं रोडों पे। ठीक हो गया। हम हम्म। देखेंगे कि हमें किस पर्सपेक्टिव से और हम लोगों के पास कितना बजट है, यानी कि बजट एंड टारगेट ऑडियंस हमारी कहाँ से हमें लोग चाहिए, हम उस लिहाज से जॉब ऐड को प्लेस करेंगे। उसके अलावा रिक्रूटमेंट हम करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी से। रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, व्हाट आर दे? सर वो अब जैसे एक बड़ी कंपनी है, उसको सिक्योरिटी चाहिए तो एक सिक्योरिटी एजेंसी होगी, वहां से वो कोई एक बंदा मंगवा लेंगे अपनी अच्छा, सिक्योरिटी के लिए। आपने कभी जॉब पोर्टल का नाम सुना है? जॉब पोर्टल का नाम? ना। नहीं। अच्छा जी, आपको पता है बाहर के हम लोग जाते हैं, हम लोग जॉब अप्लाई करने होते हैं, आपको मैं जॉब पोर्टल दिखाता हूँ। जॉब पोर्टल्स क्या होते हैं, ठीक है? एक बड़ा फेमस जॉब पोर्टल है पाकिस्तान का, जॉब पोर्टल्स ऑफ पाकिस्तान। देखना वो कौन कौन नाम देता।
ठीक है जी। उन्होंने आपको डिफरेंट नाम दे दिए हैं जॉब पोर्टल्स के बारे में, ठीक है जी। ये देखें सबसे फेमस कौन सी है, जॉब्स इन पाकिस्तान, वो कौन सी है, rosie.pk, rosie.pk। ये बड़ा फेमस जॉब पोर्टल है, फाइंड अ जॉब यू लव। आपको जॉब चाहिए, उसने यहाँ बता दिया है, ठीक है जनाब। यहां पर उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, रोजी टॉप एम्प्लॉयर्स, इसका मतलब क्या होगा कि इस वेबसाइट के थ्रू ये इस फेमस कंपनियों ने, एबीएल ने, एआरवाई ने, एमसीबी ने, आउटफिटर ने लोगों को जॉब पर रखा है। लोगों को जॉब पे क्या रखा है, रखा हुआ है। तो ये इनके क्या होंगे, टॉप एम्प्लॉयज होंगे। समटाइम ये कंपनियां, छोटी मोटी कंपनी है, वो यहाँ पर अपनी ऐड दे देती है। क्या देती है, एक ऐड दे देती है। फॉर हाँ, एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल फूड एंड बेवरेजेस की जॉब कोई अवेलेबल है, मैं जॉब ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब मैं जॉब पोर्टल पे अपना अपना लॉगिन बनाया, अपनी सीवी डाल दी। अब यहाँ पर उसने बता दिया क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर साबिर पोल्ट्री पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाहौर। यहाँ पर उनको क्या चाहिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर चाहिए। क्या चाहिए, असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर। अकाउंट। अब ये जो नाम है, ये वाला नाम, ये क्या है, ये वो कंपनी है, वो बिजनेस है। क्या लिखा हुआ है उसने, अप्लाई फॉर द जॉब। अब ये देखो, देखते जाना, लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये देखो लिखा हुआ है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसने जी करना जी, क्या है, लिखा हुआ है। ये इसकी ड्यूटीज हैं। भाई उसने वोचर लिखने हैं, उसने ट्रांजेक्शन की सीक्रेसी रखनी है, उसने तमाम सप्लाई से कोऑर्डिनेट करना है, उसने बैंक ट्रांसफर को वेरीफाई करना है। अच्छा जी, उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए अकाउंट्स की, जॉब डिटेल्स क्या हैं, उसने बता दिया आपको, ठीक है जी। टाइमिंग बता दी, डिग्री बता दी, एजुकेशन बता दी, एक्सपीरियंस बता दिया। यहाँ पर ये जो बातें बताई हैं, ये बातें, ये क्या होगी जनाब, ये चार बातें, इसको हम क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिकेशन। जजाक अल्लाह। मैंने, ये होते हैं जॉब पोर्टल्स जहां पर एक एम्प्लॉयर अपनी जॉब ऐड देता है कि भाई वी आर लुकिंग फॉर द सुटेबल एप्लीकेंट। और वहां पर हम जैसे बेरोजगार लोगों ने अपनी अकाउंट्स बनाए होते हैं, अपनी सीवियां डाली होती हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, मेरी पहली जॉब जो मुझे अपने करियर में मिली थी, वो इस वेबसाइट के थ्रू मिली थी, ठीक है। 2008 में जब मैंने अपने एमबीए खत्म किया था, एमबीए खत्म करने के बाद जो मुझे पहली जॉब मिली थी, वो इस वेबसाइट के थ्रू मिली थी, वाह, सेक्सी। ठीक है जी। इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, जॉब पोर्टल्स होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है। आ जी रही है सर, ना, आ रही, आ रही। ठीक है। ये जॉब पोर्टल भी हो गया। तीसरा होता है जिससे वो हमने क्लियर कर ली क्या होता है। अब एक बात बताएं, हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट भी कर ली, हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कर ली, अब हमें इनके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स का पता होना चाहिए जी। अब जरा एक नजर इनके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स पे डालते हैं फटाफट। मुझे बताओ ये जो होता है आपकी इंटरनल रिक्रूटमेंट, ये क्या होती है, इसके बेनिफिट ड्रॉबैक्स सर, क्या जब होते हैं। आप अंदर से ही बंदा ऐड कर देते हैं या उसकी प्रमोशन कर देते हैं ऊपर ही। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ठीक हो गया, इसके एक्सटर्नल जब बाद, कोई बैच ऐड करें। अच्छा जी ठीक हो गया, वेरी गुड। इसके अलावा, हाँ जी इसके अलावा, सर जी, बेनिफिट्स और कोई नहीं ड्रॉबैक्स आता। बताने हैं, ड्रॉबैक्स, क्या हुआ, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताने हैं। हाँ बेनिफिट एंड ड्रॉबैक बताएं सर जी, मुझे। जब आप बाहर से कोई बंदा हायर करोगे तो जो इंटरनल आपके एम्प्लॉयज होंगे वो डिमोटिवेट होंगे कि हम में से किसी को क्यों नहीं चूज किया गया। डन हो गया, डन हो गया। अब देखें, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बेनिफिट एंड ड्रॉबैक। क्या कहता है, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिव जॉब कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्ट वैकेंसीज आर फिल्ड विद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट विल व्हिच ऑलवेज इन्वॉल्व एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी। सम ऑफ सुटेबल मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कौन कौन से होते हैं। अब इसके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स की बात करनी है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जिनको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ। जी जनाब, फटाफट इसको पढ़ो जरा सारे। जी जनाब, पहले आप पढ़ेंगे प्यारे हनान, स्पीड से पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है ये? Where external recruitment also involves
हेड हंटिंग। हेड वो हंटिंग मीन कि आपने प्लेसमेंट पीपल। बाहर से बंदे लेके आने हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ना है। हाँ, आप एडवांटेज पढ़ो, बस छोड़ो। एडवांटेज या हाँ। डिसएडवांटेज पढ़ो। New ideas and skills are brought into the business, can ठीक है। prevent conflicts among existing employees. Chances of attracting the best candidate are high. ड्रॉबैक है। Drawback, it is time consuming, it is very expensive. For example, advertising cost and interview expenses हम्म। demotivate existing staff. Internal applicants might be unhappy that a stranger has got the job. अभी जो मुनीब बात कर रहा था, ठीक हो गया जी। ओके जी। हमने ये बात देख ली, हमने इसके बेनिफिट ड्रॉबैक भी देख लिए। अब वो कहता है जी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हमने इसकी बात कर ली है, हमें जॉब स्पेसिफिकेशन की भी बात कर ली है। अब अगली हमने बात करनी है सबसे पहले कि आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है जी। माज, आप इसको पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को फटाफट। ये क्या होता है, मैंने हाईलाइट कर दिए, रेड कर। Once a candidate is appointed, हम्म। the individual receives a letter of appointment followed by a contract of employment. The letter of employment is an offer to the chosen candidate to work for a particular employer. The contract of employment is a written agreement between the employer and the employee which describes the duties, rights, and responsibilities of both parties. ये वो डेफिनेशन है कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज विच एक्सप्लेन द ड्यूटीज, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द पार्टीज। इसमें क्या होगा, इसमें डिटेल क्या होती है, कंटेंट क्या होते हैं, नाम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं, रिम्यूनरेशन क्या होता है, बेनिफिट्स, जॉब टाइटल क्या है, ड्यूटीज क्या है, कब जॉब शुरू हो रही है, पार्ट टाइम है कि क्या है, लीव्स कितनी अलाउड है। अब इसके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं, बोथ पार्टीज आर क्लियर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन दैट हैव बीन एग्रीड। दोनों को पता होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या हैं। द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय बोथ नो व्हाट अ पर्सन हैज बीन एम्प्लॉयड टू डू बिकॉज this would be clearly stated in the contract that would be signed by the both parties. In case of any dispute about the terms and condition, the contract will be resolved it, or by this you can say goodbye to the employee because he is not fulfilling the contract. अच्छा जी, हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कर ली। अब अगली बात तो बोलेगा आपसे कि आपका ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। जैसे मैंने बोला था एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इसको मैं ये आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। मुनीब, आप उसको पढ़ोगे बेटा। चले मैं ही पढ़ता हूँ। कहते हैं क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एट वर्क। किसी भी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करना होता है, देखना होता है वो काम पे कैसा है। इट इज द एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री सेट एंड एग्रीड टारगेट, कि पहले से तयशुदा उनके जो मकासद होते हैं, पहले से तयशुदा जो उनके गोल होते हैं, उन पे उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। हम ये क्यों करते हैं, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल अप्रेजल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यार क्या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है, क्या हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेटिंग स्टाफ बाय डिस्कशन एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर अचीवमेंट, उनको सैलरी में मसला तो नहीं आ रहा, किन लोगों को प्रमोशन की जरूरत है। ठीक है जी। और किस जगह पर हमारे जो बिजनेस के अंदर हम जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं या एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं, ये इतना एफिशिएंट है भी कि नहीं है। ठीक है। पहली बात, क्या हमारा एम्प्लॉय इतना काबिल है कि इसको प्रमोट किया जाए, एक मिनट। नंबर टू, क्या हमारे एम्प्लॉय में अगर वो मिस्टेक कर रहा है, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, तो क्या उसको ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है। ठीक है जी। नंबर थ्री, अगर हमारा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम अच्छा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नंबर फोर, कि भाई जो जिस वो पूरा प्रोसेस, वो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू मैं बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज को लेके आ रहा हूँ, क्या वो फिजिबल है कि नहीं है। इज दैट क्लियर जी बच्चों। जी सर। ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया।
उसके बाद हमने अभी थोड़ी पहले बात की थी डिसमिसल की एंड रिडंडेंसी की। डिसमिसल की एंड रिडंडेंसी की। डिसमिसल क्या होता है? सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ ये एक लाइन हाईलाइट कर रहा हूं, यही आपके लिए काफी है। हनान, आप इसको पढ़ो जिसको मैंने हाईलाइट किया। ठीक है। Dismissal to end the services of an employee due to an act of misconduct. It is termination of an employment contract because the employee has not fulfilled the conditions of the contract in some way. कहानी खत्म। अब उसने क्या किया, किसी भी तरीके से जब वो अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा तो एम्प्लॉय उसको जॉब से निकाल सकता है। एम्प्लॉय उसको जॉब से निकाल सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसमिसल बोलते हैं। अब डिसमिसल क्यों होता है? नॉर्मल क्या क्या वजूहात होती हैं, उसने कुछ बातें बताई हैं। चोरी करने की वजह से, ठीक है जी, या मुसलसल नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, बुलिंग की वजह से, हेरासमेंट की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ब्राइब की वजह से आप जॉब से इंसान को निकाल सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसमिसल कहते हैं करना। जब मैंने किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया मगर उसने कोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट भी नहीं किया, सिर्फ मेरी पर्सनल ग्रज थी उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे प्रिंसिपल हैं, वो मुझे जॉब से निकाल देते हैं पर्सनल ग्रज की वजह से, इसको हम क्या बोलेंगे? अनफेयर डिसमिसल। इसको हम क्या बोलेंगे माँ साहब? Unfair dismissal. कि भाई मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया बिकॉज आई एम नॉट एज पर हिज रिक्वायरमेंट। कंपनी की पॉलिसी तो मान रहा था लेकिन मैं उसकी पॉलिसी को नहीं था मान रहा। इसको हम क्या बोलते हैं? Unfair अनफेयर dismissal. डिसमिसल। अच्छा जी, अगली जो बात मैंने करनी थी उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है? जी जनाब। सर ये वो होती है ना कि जब वो एक डिपार्टमेंट ही वो बंद कर हाँ देते हैं जी, जिसके लिए से हायर किया होता है वेरी गुड। वो, तो इस लेबर वजह से टर्नओवर क्या सब होता है? निकाल देते लो जी, लेबर हैं टर्नओवर लेबर। ये क्या होता है नान? जी सर सर। जी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग। हम्म, ओके जी। लेबर टर्नओवर की बात कर ली कि लेबर टर्नओवर क्या होता है, किस रेट पे कंपनी को एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग ओवर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100%। उसने एम्प्लॉय एग्जाम्पल भी दे दी है कि 500 एम्प्लॉय थे, 50 लड़का छोड़ के चले गए, तो लेबर टर्नओवर कितना आया? 10%। तो लेबर टर्नओवर इज इंक्रीजिंग और टू हाई, देन इट विल बी सिग्नल दैट अगर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय खुश नहीं है। ठीक है, जी जी। लीडरशिप स्टाइल अच्छा नहीं है, या लोगों को बाहर अच्छी सैलरी पे जॉब मिल रही है इसलिए जॉब छोड़ के जा रहे हैं। जा रहे हैं। अगर लेबर टर्नओवर हाई होगा इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? लो स्किल्ड एंड लेस प्रोडक्टिव स्टाफ माइट लिविंग एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर द हाईली स्किल्ड वर्कर्स। हम्म। New ideas and practices are brought into the business by the new worker. Can benefit the business with a plan of reducing staff size. That is, staff that will be leaving won't be replaced. Drawback क्या होंगे? लेबर कॉस्ट हाई होगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट हाई होगी, टीम्स में डेवलप नहीं हो ट्रेनिंग पाएगी। कॉस्ट भी क्या कह रहे हो? ट्रेनिंग कॉस्ट भी आए होगी हाँ, ना। ट्रेनिंग कॉस्ट भी हाई होगी। ठीक है जी, कस्टमर लूज कर जाएंगे। कस्टमर क्या हो जाएंगे? लूज कर जाएंगे। ये लेबर, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये सेकंड टॉपिक आज का, इसको कहते हैं वर्क फोर्स प्लानिंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस सारे को हम मिलके रीड करेंगे। पहले हनान आप स्टार्ट करो रीडिंग। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से। जी जनाब, प्लीज। It is also known as manpower planning. It involves the analysis and forecasting the number of workers and skills of those workers that will be required by organization to achieve its वेट, objectives. वेट, Thus, it कहते हैं इसका involves मतलब क्या हुआ कि ये मैन पावर की प्लानिंग है। इसका मतलब ये हो कि आने वाले वक्त में हमें कितने वर्कर चाहिए होंगे। ठीक है जी, और उनके पास क्या स्किल हो जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें।
आगे बढ़े। Thus, it involves forecasting the future demand for labor in the organization and planning to meet it. वेरी गुड। It is accomplished through analysis of internal factors such as current and expected skills need, vaccines and departmental organizations, and reductions, as well as external factors such as labor market conditions. Workforce planning also involves a skills audit. Workforce audit involves an assessment of staff capabilities and matching them against future needs. This is just a check on the skills and qualification of all existing workers and managers. The HR manager will be checking on social, intellectual, technological, technical, managerial, एडमिनिस्ट्रेशन and स्किल्स। कहते हैं जी वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होता है, इसको मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं। आने वाले वक्त के लिए बिजनेस को कितने लोग चाहिए होंगे, उनके पास क्या स्किल चाहिए। अब इसके अंदर जरूरी क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रहा है। अगर एक्सपैंड कर रहा है तो उसमें कितने बंदे चाहिए होंगे, कितने वैकेंसीज वेकेंट होंगी, और मार्केट के एक्सटर्नल हालात हैं कि लेबर मार्केट कंडीशन क्या है, कि मार्केट के अंदर हमारे पास ट्रेंड वर्कर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। कहता है वर्कफोर्स प्लानिंग के लिए वर्कफोर्स ऑडिट बहुत जरूरी होता है। वर्कफोर्स ऑडिट क्या होता है कि यू हैव टू चेक द योर करंट एम्प्लॉइज दे स्किल्स। करंट एम्प्लॉइज की स्किल्स को चेक करने को हम क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स Workforce ऑडिट। planning. अब वो कहता है, अब एचआर मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉय को चेक करे। अब इसके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, कैलकुलेट द फ्यूचर स्टाफ नीड्स ऑफ द बिजनेस टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी स्टाफ एट द बिजनेस। अगर हम बहुत सारे बंदे रख लेंगे, उनको हैंडल करना भी मसला है। अगर बहुत कम बंदे रखेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। नंबर 3, टू अवॉइड मेनी स्टाफ विद रॉन्ग स्किल्स। अब बहुत ऐसा स्टाफ नहीं रखोगे इसके पास क्या है, रॉन्ग स्किल्स है। अब इस पे फैक्टर कौन कौन से इंफ्लुएंस करते हैं। पहले बात, क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है या नहीं है। नंबर 2, जो हमारे करंट स्टाफ वाले हैं उनका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, क्या वो कम वक्त में ज्यादा काम कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, क्या हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नंबर 4, क्या मार्केट के अंदर कोई ऐसा कानून तो हुकूमत ने नहीं बना दिया जिसमें ये कह दिया गया कि कम से कम तनख्वाह ज्यादा कर दी गई है। अगर कम से कम तनख्वाह ज्यादा कर दी जाएगी तो क्या लोग जॉब पे आएंगे, क्या लोगों को जॉब पे रखा जाएगा। नहीं. नहीं रखा जाएगा। बहल समझ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ जी, समझ आ रही कि नहीं आ आ रही। रही है. आ रही है। आज का आखिरी टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2-3 नए टॉपिक इस साल शामिल हुए हैं, ये उनमें से एक टॉपिक है जो हर साल इस पे सवाल आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे बेटा इसमें हर साल सवाल टपक जाता है। इसलिए ये वर्कफोर्स प्लानिंग वाला और बनॉल वाला लाजमी करना है। जी जनाब, हनान आपकी बारी पढ़ने की। Morale and welfare are important to people at work. They affect people's attitude and willingness to work. Thus, they influence how much effort workers will exert to their job. Employee morale refer to the feeling and enthusiasm and loyalty that a person has about a task or job. Employees must feel that what they are doing is worthwhile. वेट If they feel that they Employee work, morale mean कि how refer to how they are loyal, whether whatever they are doing, whether they believe that it is worthwhile। क्या जो भी काम करें, क्या उनको लगता है काम अच्छा करें, वो उसके लिए वर्थफुल है कि नहीं है। अगर वो इस चीज को फील करेंगे, यार हम इस बिजनेस में काम, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस स्कूल में काम कर रहे हैं, या मैं जैज कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए यहाँ पर जो सारा सिनेरियो है मेरे लिए बड़ा अच्छा है। आई फील हैप्पी, आई फील गुड, आई फील वैल्यूएबल। तो मेरा मोरल हाई होगा कि लो होगा। इफ आई एम डूइंग अ I जॉब इन LGS एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग मी वेल, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वर्थ वाइल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर आई विल फील हैप्पी और सैड। morale down Happy. हैप्पी हैप्पी कैसे होगा मैं बस, मैं सैड नहीं हूंगा ना। आख्या सैड ही हो जब रहे. मैं सैड होऊंगा तो मेरा मोरल क्या होगा, लो होगा। वेलफेयर क्या होता है, आगे बढ़ो जरा। If they feel that their work is valued by management, they also likely to feel that they are valued both as employees and as individuals. हम्म
their morale will be high and employees tend to have a greater commitment and loyalty to their work. ठीक है, वेलफेयर क्या होता है? Employer welfare refers to the state being happy, healthy, or successful. Employees are often concerned about their health and safety at work. A business organization which cuts corners on welfare is unlikely to get the best from its employees. अब कहता है व्हाई इट इज हैप्पी, व्हाई वेज टू मेंटेन इंप्रूव स्टाफ मोरल एंड वेलफेयर। सबसे पहले जो मोरल की बात है, इसमें ये कहता है यू शुड कीप योर एम्प्लॉय वैल्यूएबल, व्हाइल द वेलफेयर मीन यू हैव टू प्रोवाइड अ वेरी सेफ वर्किंग कंडीशंस। देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस बिटवीन देयर वर्क एज वेल देयर पर्सनल लाइफ। बात समझ लग रही कि लग रही? मोरल में एम्प्लॉय का वैल्यूएबल कंसिडर करवाना जरूरी है, और वेलफेयर में उसको हैप्पी रखना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये क्या है? वेलफेयर है। कहते हैं अगर आप अपने एम्प्लॉयज को वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, हेल्थ कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको हम समटाइम ट्रेन नहीं करेंगे, समटाइम्स आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो अपना मोरल और वेलफेयर खो देंगे। जब भी एम्प्लॉय डीमोरल होगा या लेस वेलफेयर बिलीव करेगा, तो वो लॉयल्टी खो देगा, वो उसकी लेबर टर्नओवर ज्यादा हो जाएगी, उसकी एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने बात की थी, और ये टॉपिक है, फटाफट से गो थ्रू करें क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट में क्लास को भी खत्म हो जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस और पॉलिसी और डाइवर्सिटी इक्वलिटी, ये आप लोगों ने मुझे पढ़ के अभी ऑडियो मैसेज करना है, दोनों ने, हनान आपने भी, कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है और पॉलिसीज ऑफ डाइवर्सिटी इक्वलिटी क्या होता है। वर्क लाइफ बैलेंस ये होता है कि जनाब आपके काम में और आपके